हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज की वीडियो है पार्ट 32 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। इससे पहले के जो दो पार्ट्स हैं, पार्ट 30 एंड 31, मैंने उन दोनों पार्ट्स में जो है वो डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट को एक्सप्लेन किया है कि डेप्रीसिएशन को हम किन वेज के साथ जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में ट्रीट कर सकते हैं। तो आप उन दोनों पार्ट्स को ज़रूर देखें, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में भी जो है वो हम डेप्रीसिएशन को एडजस्ट हमें करना है। तो अगर आपको लास्ट पार्ट्स क्लियर हैं तो आप इजीली जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले रीड कर लीजिए आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। आपको क्वेश्चन में बताया गया है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद आपको कुछ पर्टिकुलर्स दिए गए हैं, आपको ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है और क्लोजिंग बैलेंसेस भी गिवन है क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन है सरप्लस, दैट इज द बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है। ट्रेड रिसीवेबल्स में आपको दो चीजें गिवन है, डेटर्स गिवन है और बिल्स रिसीवेबल्स गिवन है। ये दोनों ही जो है वो ट्रेड रिसीवेबल्स की कैटेगरी के अंडर आते हैं। उसके बाद आपको जर्नल रिजर्व दिया गया है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस गिवन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और लास्ट में आपको गुडविल भी गिवन है। उसके बाद आपको एक एडजस्टमेंट दी गई है क्वेश्चन में और आपको लिखा गया है एन एसेट कॉस्टिंग 40,000 हैविंग book value of ₹28,000 was sold for 36,000। हमारे पास एक एसेट था जिसकी कॉस्ट 40,000 थी, जिसकी बुक वैल्यू 28,000 थी और हमने उसे 36,000 के ऊपर जो है वो सेल कर दिया है। और हमें क्वेश्चन में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते हैं तो हम सबसे पहले जो है वो कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को। और हम इस पॉइंट को हमेशा जो है वो अपने वर्किंग नोट्स में जो है वो कंप्लीट करते हैं। वर्किंग नोट में आपको इसे पहले सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपने वर्किंग नोट का नंबर। तो चलिए सबसे पहले हम इसका वर्किंग नोट सॉल्व करते हैं। जब भी आपने अपना ये फर्स्ट वर्किंग नोट सॉल्व करना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपको सबसे पहले जो है वो चेक करना पड़ता है कि आपको कौन से पॉइंट के साथ जो है वो अपना ये फर्स्ट पॉइंट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को सॉल्व करना है। आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यूज करना है, आफ्टर टैक्स यूज करना है, या फिर जब आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस के बैलेंसेस या फिर बैलेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस जो है वो आपको बैलेंस शीट में गिवन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग करना है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बताया गया है सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको सरप्लस के अंडर जो है वो बैलेंसेस गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस के। तो इट मीन्स हम यहाँ पर अपना थर्ड पॉइंट जो है वो यूज करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, और हम उसके बाद लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है 65,000, ठीक है, और आपको ओपनिंग बैलेंस जो है वो दिया गया है 60,000। तो इट मीन्स यहाँ पर जब हम इन दोनों को हम माइनस करेंगे, 65 माइनस 60,000 वो आ जाएगा 5,000, और हमने यहाँ आउटर कॉलम में लिख दिया है 5,000। अब हम कुछ आइटम्स यहाँ पर प्लस करते हैं और कुछ आइटम्स को हम माइनस करते हैं। चलिए अब हम ढूंढते हैं क्वेश्चन में कि हमें क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है। अब आप देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है जर्नल रिजर्व,
अगर अब तक आई होप कि आपको फॉर्मेट अच्छे से याद हो गया होगा कि हम कौन सी आइटम को जो है वो कहाँ पर लिखते हैं। जर्नल रिजर्व जो होता है ये हमारे एप्रोप्रिएशन की आइटम होती है, जिसे हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। और इसे भी हम जब अपना फर्स्ट वर्किंग नोट सॉल्व करते हैं तो हम जर्नल रिजर्व को भी जो है वो इंक्लूड करते हैं। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है कि हम कौन सी आइटम को कहाँ लिखते हैं, हम इस वर्किंग नोट में क्या क्या आइटम्स इंक्लूड करते हैं, तो आप पार्ट 5 जरूर चेक करें। पार्ट 5 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम सबसे पहले जो है वो अपने वर्किंग नोट्स को सॉल्व करते हैं। इसे हम नेम दे देते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। सबसे पहले जर्नल रिजर्व है। जो जर्नल रिजर्व होता है हम इसे जो है वो हमेशा अपनी क्रेडिट साइड पर शो करते हैं अपनी बैलेंस शीट में। तो इट मीन्स जो जर्नल रिजर्व है इसका क्रेडिट बैलेंस है और हम इसे जो है वो अपनी क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस आपको लिखना है यहाँ पर। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 202,000 और उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर 2 बैलेंस कैरेड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 237,000। अब आपको जो है वो अपने इस अकाउंट को बैलेंस करना है। अब देखिए आपका बैलेंस जो है वो किस साइड पर बच रहा है। आपका जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पर बच रहा है, जो हमारी बाय वाली साइड है, और डिफरेंस हमारा बच रहा है 35,000 का। तो अब हम इस डिफरेंस को किस में डालेंगे? हम इस डिफरेंस को हमेशा डालते हैं हमारे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ये हमारा आ गया बैलेंसिंग फिगर और ये हमारा जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 मैंने उसमें भी आपको जर्नल रिजर्व का अकाउंट जो है वो बनाना सिखाया है। अगर आपका बाय वाली साइड पर डिफरेंस बच रहा है तो आपको उसे डालना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। जो ये हमारी 35,000 की अमाउंट है, ये इसी को हम जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं इसी को ही हम वहां पर डेबिट साइड में जो है वो लिखते हैं। इसलिए हमने इसमें जो डिफरेंस है उसे डाला है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो अब जो ये अमाउंट 35 आई है ये आपको जो है वो यहाँ पर लिखनी है एज ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व अमाउंट है 35,000। अगर आप चाहे अकाउंट की जगह आप इसे ओरली भी कर सकते हैं। जैसे कि पहले हमारा बैलेंस था 202,000 ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है 237,000। पहले था 202, अब हो गया है 237। हमारा जो रिजर्व है वो इंक्रीज हुआ है। हमारा रिजर्व इंक्रीज कब होगा? जब हम कोई ना कोई नया रिजर्व जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते तो यहाँ से भी इसका डिफरेंस लेकर यहाँ फिल कर सकते थे, तब भी आंसर जो है वो आपका सेम ही आएगा। आप चाहें तो अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं और बिना अकाउंट के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको यही 2 आइटम्स दी गई हैं। अब आपको इनका टोटल कर लेना है। ये आएगा 40,000 और ये 40,000 है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और जो ये अमाउंट आई है 40,000 इसे हम यहाँ पर फिल करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 और यहाँ आपको लिख देना है 40,000 और हमारा ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम कुछ आइटम्स ऐड करते हैं। ऐड हम करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। अब आपको फाइंड आउट करना है कि आपको कौन से नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए आपको यहाँ पर एक प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन गिवन है और एक गुडविल जो है वो गिवन है। तो आप सबसे पहले इन दोनों के जो है वो अपने वर्किंग नोट्स में अकाउंट जो है वो प्रिपेयर कर लीजिए।
सबसे पहले देखिए हम अब प्रिपेयर करेंगे गुडविल का अकाउंट। इसे आप नंबर दे दीजिए 3। गुडविल है, गुडविल हमारा एक तरह का जो है वो एसेट होता है और हमारे सभी एसेट्स का जो है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट बैलेंस है गुडविल का, तो इट मीन्स ये डेबिट साइड से जो है वो स्टार्ट होगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और उसके बाद लिखना है आपको बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ब्रॉट डाउन में हम लिखेंगे अपना ओपनिंग बैलेंस। अब देखिए गुडविल का ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 80,000 और क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 70,000। अब आपको और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बताई गई है क्वेश्चन में गुडविल अकाउंट से रिलेटेड। तो आपको अब क्या करना है, अब हमें इस अकाउंट को कंप्लीट करना है। अब चेक कीजिए कि इस अकाउंट में डिफरेंस जो है वो किस साइड पर बच रहा है। डिफरेंस जो है वो बाय वाली साइड पर बच रहा है 10,000 का। डेबिट साइड बड़ी है 80,000 और इधर है सिर्फ 70,000। डिफरेंस जो है वो बाय वाली साइड बच रहा है 10,000 का। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि जब भी आपकी गुडविल की वैल्यू डिक्रीज होती है, पहले थी 80,000 और अब हो गई है 70,000, इट मीन्स हमारी जो गुडविल है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है 10,000 से। तो जब भी हमारे किसी भी इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है तो हम उसे जो है वो हमेशा डालते हैं उसका डिफरेंस बाय प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ, हम उसे रिटर्न ऑफ कर देते हैं बैलेंसिंग फिगर। हमने जो अपना ये डिफरेंस था 10,000 का वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है वो डाल दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हम डेबिट साइड पर लिखते हैं टू गुडविल रिटर्न ऑफ, वो हम इस अमाउंट को जो है वो लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया गया है गुडविल के अकाउंट के बारे में, सिर्फ बैलेंसेस ही गिवन है, तो आपको जो है वो इसी तरह से ही करना है। अगर बाय वाली साइड डिफरेंस बच रहा है तो आपको डालना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस रिटर्न ऑफ बैलेंसिंग फिगर, जितनी अमाउंट यहाँ पर आएगी। अगर बैलेंस आपका टू वाली साइड बचता है, ठीक है, तो हम इधर जो बैलेंस है वो डालते हैं टू बैंक में, टू बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर। ये हम आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और आएंगे जिनमें गुडविल का अकाउंट आपको प्रिपेयर करना होता है, जिसमें सेल परचेज भी होती है और कुछ अमाउंट हम राइट ऑफ भी करते हैं। तो आप सब किसी भी पार्ट को मिस मत कीजिएगा, सभी पार्ट्स को आप जो है वो सीरीज में सीक्वेंस में जो है वो जरूर देखें, ताकि आपको सभी अकाउंट्स हम कैसे प्रिपेयर करते हैं वो आपको क्लियर हो सके। तो अभी हमारा जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से हमारे पास गुडविल की वैल्यू आई है 10,000, जिसे हमने राइट ऑफ करा है। अब आपको यहाँ पर इसे लिखना है गुडविल रिटर्न ऑफ और यहाँ लिख दीजिए 10,000। उसके बाद आपको जो है वो एक और एडजस्टमेंट गिवन है एसेट से रिलेटेड और साथ में आपको प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का जो है वो अकाउंट भी दिया गया है। चलिए अब हम सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का अकाउंट जो है वो हम प्रिपेयर, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का अकाउंट हम किस तरह से जो है वो प्रिपेयर करते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का हम अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं ये मैंने लास्ट पार्ट में इन डीप जो है वो समझाया है। अगर आपने अभी तक लास्ट पार्ट चेक नहीं किया है तो आप उसे चेक जरूर करें ताकि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो सके। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको आपके फाइनल एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है कैश फ्लो में से जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन की आपको एडजस्टमेंट करनी होती है, तो आप इसे बहुत ही ध्यान से समझें। प्रोविजन है, हम जानते हैं कि सभी जो प्रोविजंस होती हैं उनका जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इट मीन्स ये क्रेडिट साइड से जो है वो स्टार्ट होंगी। बाय लिखेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और हम टू लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंसेस आप देखिए, ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 20,000 और आपको साथ में क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है 30,000। अब देखिए आपको एडजस्टमेंट गिवन है कि हमने जो है वो एक एसेट सेल करा है, एन एसेट कॉस्टिंग 40,000 हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 28,000 वाज सोल्ड फॉर 36,000 का हमने जो है वो एसेट को सेल कर दिया है। जब भी हम कोई भी एसेट सेल करते हैं तो आपको उससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट अपने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के अकाउंट में भी जो है वो करनी पड़ती है।
ठीक है। टोटल 4 चीजें आती हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के अकाउंट में। एक तो हमारे ये बैलेंसेस, 2 बैलेंसेस, उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर जो होती है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और आती है, अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट बेचा है तो उस बेचने वाले पार्ट के ऊपर जो डेप्रीसिएशन लगती है उसे भी हम जो है वो यहीं पर इंक्लूड करते हैं। ये मैंने इन डीप समझाया है सारा पॉइंट अपने लास्ट पार्ट में, पार्ट 31 में। अब देखिए हमें यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करना है कि हमारी यहाँ पर जो डेप्रीसिएशन है वो कितनी अमाउंट जो है वो आएगी। मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था एक, अगर आपको याद हो अच्छे से। हम सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट ऑफ द एसेट, हमने जिसे सेल किया है। उसके बाद हम यहाँ से माइनस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ये डेप्रीसिएशन होती है सेलिंग पार्ट के ऊपर, जो पार्ट हमने एसेट का बेचा है उसके ऊपर हमने कितनी डेप्रीसिएशन चार्ज करी है। उसके बाद हमारे पास आती है, इनको माइनस करने के बाद, रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर बुक वैल्यू, ठीक है। फिर उसे रिटर्न डाउन वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं हमारी सेल वैल्यू के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पता लगता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर हमें लॉस हुआ है, ठीक है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में बताया गया है कॉस्ट ऑफ द एसेट कितनी है, 40,000, ठीक है। हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 28,000। बुक वैल्यू मीन्स रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। आपको बुक वैल्यू दी गई है 28,000। वॉज सोल्ड फॉर 36,000। इट मीन्स 36,000 जो है वो हमारी सेल वैल्यू है, ठीक है। हमने अपना ये इस तरह से हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसे हमने यहाँ पर फॉर्मेट में नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए आपको इस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को जो है वो कैलकुलेट करना है। आप उसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट हमें दी है 40,000, 40,000 में से हम कुछ अमाउंट माइनस करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो है वो 28,000 बचेगा, ठीक है। 40 में से हम कुछ अमाउंट माइनस करेंगे जिसके बाद हमारे पास 28,000 बचेगा। तो 40,000 में से हम कितना माइनस करेंगे, हमारे पास 28,000 बचेगा, यहाँ आएगा 12,000, ठीक है। 40,000 में से हम 12,000 माइनस करेंगे तब हमारे पास 28,000 बनेगा। इस 28,000 के एसेट को हमने 36,000 में जो है वो बेच दिया है, हमने ज्यादा पर जो है वो सेल कर दिया है। 28,000 की चीज को हमने 36,000 में बेच दिया है, तो इट मीन्स हमें बेचने पर जो है वो प्रॉफिट हुआ है 8,000 का। और ये हमारा जो सारा वर्किंग नोट है वो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है ये हमारे पास आई है डेप्रीसिएशन ऑन सेलिंग पार्ट। जो पार्ट हमने बेचा है उसके ऊपर 12,000 की डेप्रीसिएशन आई है। और हम यहाँ पर जो अमाउंट लिखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के अकाउंट में, वो हम लिखते हैं जो एसेट हमने बेचा है उसके ऊपर जितनी डेप्रीसिएशन लगी है। क्वेश्चन में हमें एसेट का नाम नहीं बताया है कि कौन सा एसेट बेचा है, सिर्फ लिखा है कि एक एसेट बेचा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 एसेट। अब देखिए अकाउंट में बस एक और चीज और रह गई है डालने वाली, ठीक है। तो हम इसे जो है वो अब एज अ बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर आप डेबिट साइड का टोटल करें तो यहाँ टोटल बन रहा है 42,000, ठीक है। अब अगर हम इसमें से 20,000 माइनस कर दें तो यहाँ पर बनेगा 22,000 बैलेंसिंग फिगर। और ये हमारा जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। आपको इसी तरह से ही क्वेश्चन आता है हमेशा। चारों में से 3 आइटम्स आपको गिवन होती हैं, एक चीज को आपको एज अ बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ता है। कई बार आपको ये डेप्रीसिएशन गिवन होती है और आपको इस डेप्रीसिएशन को एज अ बैलेंसिंग फिगर जो है वो निकालना पड़ता है। तो आप बड़े ही ध्यान से सॉल्व करें जब भी आप अपना ये पॉइंट सॉल्व करेंगे। अब देखिए जो ये डेप्रीसिएशन होती है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारी होती है डेप्रीसिएशन पूरे साल की। और इस डेप्रीसिएशन को जो है वो हम एडजस्ट करते हैं हमारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में। तो हम इसे जो है वो वहां पर प्लस कर देंगे।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में डेप्रीसिएशन ऑन एसेट्स, वो आई है हमारी 22,000। साथ में आप यहाँ पर जो है वो अपना वर्किंग नोट नंबर भी ज़रूर मेंशन करें। ये है हमारा वर्किंग नोट नंबर 4 और गुडविल को हमने कैलकुलेट किया है वर्किंग नोट नंबर 3 में। अब देखिए, जब जो हमने अपना ये वर्किंग नोट बनाया है, इसमें हमें जो है वो प्रॉफिट हुआ है 8,000 का। प्रॉफिट जो है वो हमारा एक तरह का नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है। अगर हमें एसेट को सेल करने पर जो है वो कोई प्रॉफिट होता है, तो इसे भी हम जो है वो अब यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर हम कुछ आइटम्स को माइनस करते हैं। माइनस हम करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को। तो हम यहाँ पर लिख देंगे गेन ऑन सेल ऑफ एसेट 8,000। हमें इसे माइनस करना है, तो मैं इसे यहाँ पर नेगेटिव में लिख रही हूँ। अब आपको बस इन्हें प्लस माइनस करके जो है वो इस तरह आउटर कॉलम में जो है वो आपको लिखना है। जब हम प्लस करेंगे 10,000 प्लस 22,000 माइनस 8,000, तो आपके पास जो है वो आंसर आएगा 24,000। हम जो है वो इस अमाउंट को लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद हम लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। अब जब भी हम वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करते हैं तो हम कुछ आइटम्स को प्लस करते हैं और कुछ को माइनस करते हैं। प्लस हम करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। उसके बाद हम माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अब आपको चेक करना है कि आपको क्वेश्चन में कौन कौन से करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज गिवन है। सबसे पहले देखिए, आपको ट्रेड रिसीवेबल्स में गिवन है डेटर्स और बीआर, दोनों ही जो है वो हमारे करंट एसेट होते हैं। करंट एसेट जो डेटर्स हैं वो पहले थे 102,000 के और अब उनकी वैल्यू है 67,000। इट मीन्स जो हमारे डेटर्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, और जब भी हमारे डेटर्स डिक्रीज होते हैं हम उन्हें ऐड करते हैं। आपको ऐड क्या करना है, जो इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस है दोनों का 35,000। आपको 35,000 जो है वो ऐड करना है। बिल्स रिसीवेबल पहले थे 62 के, अब हो गए हैं 103,000 के। इट मीन्स हमारे बीआर इंक्रीज हो रहे हैं। जब भी हमारा कोई भी करंट एसेट बढ़ता है तो हम उसे माइनस करते हैं। माइनस हम करेंगे इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है 41,000। उसके बाद है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा एक तरह की करंट लायबिलिटी है। पहले करंट लायबिलिटी की वैल्यू थी 30,000, अब हो गई है 12,000। हमारी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। जब भी हमारी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसे जो है वो माइनस करते हैं, और हम यहाँ से माइनस करेंगे इन दोनों का डिफरेंस जो है 18,000 का। चलिए अब हम इन आइटम्स को अपने फॉर्मेट में फिल कर लेते हैं। देखिए, अब मैंने आइटम्स जो हैं वो सारी फिल कर ली हैं। अब आपको इन सब का टोटल करके जो है वो यहाँ बाहर लिखना है आउटर कॉलम में। 35,000 माइनस 41,000 माइनस 18,000, ये आ जाएगा आपका 24,000 नेगेटिव में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने ये यहाँ पर अमाउंट गलत लिख दी। ये जो 24 है ये इस कॉलम का टोटल है जो हमने नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स लिखी थी। अब आपको इसे प्लस करना है 24,000 प्लस 40,000, ये आपकी अमाउंट आएगी 64,000। ये 64 आया है हमारे पास कैश फ्लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
उसके बाद आपको इसमें से माइनस करना है 24,000 को। जब आप 24,000 इस 64 में से माइनस करेंगे फिर आपके पास आंसर आएगा 40,000 और ये हमारे पास आया है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब हम इसमें से हम माइनस करते हैं माइनस टैक्स पेड। टैक्स पेड आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर कर देंगे नील। उसके बाद जो अमाउंट आती है हमारे पास हम उसे लिखते हैं कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बाद हम प्लस और माइनस करते हैं हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को, माइनस करते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को और प्लस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स को। इनकी भी वैल्यू नील है तो इट मीन्स हमारा जो फाइनल आंसर है वो होगा 40,000। हम इसे लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर हमारा ये आंसर जो है वो नेगेटिव में आता फिर हम इसे लिखते हैं कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई होप लर्नर्स अब आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को किस तरह से सॉल्व करते हैं, प्लस हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का अकाउंट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को भी जो है वो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू।